नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी CSIR एम्प्री की क्या भूमिका है, और इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि डायरेक्टर एम्प्री हैं। बाद में सबसे पहले चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी CSIR एम्प्री की भूमिका के बारे में। और हमारे बीच हैं विश्व के उम्दा वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि डायरेक्टर हैं CSIR एम्प्री से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक IITian हैं और IITian होने के नाते शिक्षा को किस रूप में आप देखते हैं? शिक्षा का क्या महत्व है, विज्ञान का क्या महत्व है? पहले तो मैं बताऊं, अभी मैं फिलहाल पिछले 6 साल से एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में जो है, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स पर रिसर्च होती है, CSIR की ये कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, उसका मैं निदेशक हूँ। और यहाँ पर जो रिसर्च होती है, इसका देश और विदेश में इसका उपयोग होता है हर माध्यम से। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो 26 सितंबर 1942 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जी। और उस समय 4 लैब्स CSIR की शुरू हुई थी, और आज 37 लैब्स हैं CSIR की पूरे कंट्री में, पैन इंडिया इसका है। और हम जल थल वायु किसी भी उसमें आप कहिए तो CSIR की एक अच्छी भूमिका है जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आपने कहा मैं IITian हूँ। मैंने रुड़की और कानपुर से शिक्षा ली है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने PhD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से करी है मेटलर्जी में जी। तो मैंने शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा है, बिल्कुल। और बहुत अच्छे शिक्षकों से मैंने शिक्षा भी प्राप्त करी है। शिक्षा जो है एक समाज को अच्छा जो बना सकती है वो शिक्षा है, बिल्कुल। और फिर शिक्षा की अगली कड़ी है विज्ञान, और उसकी अगली कड़ी है प्रौद्योगिकी जी। विज्ञान में जो है हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल। विज्ञान से जो अप्लाइड रिसर्च है वो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर होती है जी। तो हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में जो हैं वो टेक्नोलॉजीज 2 तरह की होती हैं। एक होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कि जो हम टेक्नोलॉजीज बाहर से ला रहे हैं या जिनको यूज़ कर रहे हैं जो बाहर से हैं, उसको हम देश में कैसे विकसित करें जी। दूसरी टेक्नोलॉजीज होती हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी एक्सपोर्ट हो सकता है, पर एक्सपोर्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजीज रियली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती है कि हम बाहर भेज सकें उसको, बिल्कुल। तो वो लेवल होता है। फिर मुझे याद आया आपका क्वेश्चन कि आप IITians हैं। मैंने CSIR बोला कि 4 लैब्स से आज 37 लैब्स, बिल्कुल। IITs भी 5 IITs शुरू हुए, 1950s में शुरू हुए, 60s में शुरू हुए। 5 IITs से आज 23 IITs हैं, बिल्कुल, इंडिया में। उन्हीं दिनों एम्स भी शुरू हुए थे जी। एक एम्स दिल्ली में हुआ था, और उससे आज 19 एम्स हैं, और आगे ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात। तो ये शिक्षा को हर डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार का, जो प्रेजेंट सरकार गवर्नमेंट है और जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं, सभी का अथक प्रयास रहा है कि शिक्षा को, और फिर शिक्षा की जो अगली कड़ी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें बहुत प्रयास किया है सरकार ने। और जो अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं उनका इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। और इसी से आप देखिए कि आज दिनों दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इतना आगे बढ़ गए कि हम विश्व में पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने की। बिल्कुल, विज्ञान के कारण, शोध के कारण हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, और CSIR का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सर, CSIR का और एम्प्री एक ओवरव्यू, विजन और मिशन, जो संकल्पना है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। CSIR एम्प्री को अगर देखा जाए तो 1981 में इसकी स्थापना हुई जी सर, रीजनल रिसर्च लैब के नाम से, और दिल्ली में ये शुरू हुआ, और 1983 या 84 में किसी समय भोपाल में शिफ्ट हुई इसकी शाखा। और उस समय 15 वैज्ञानिकों से हमने शुरू किया इसको, और ज़्यादातर इसमें मेटलर्जी और मटेरियल्स के
वैज्ञानिक थे, क्योंकि शुरू से रीजनल रिसर्च लैब का भी ध्येय यही था कि हम मटेरियल्स पे काम करें, मेटलर्जी पे काम करें। तो मटेरियल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं, आपका ये मग है, किस क्वालिटी का बनाना है, आपको मटेरियल अच्छा चाहिए। मोबाइल की चिप बनानी है, मटेरियल चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर मटेरियल्स हैं। तो 15 वैज्ञानिकों से शुरू करके आज हम जो है एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है, और इसमें जो है हमारे 50 से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारी भूमिका यही है कि हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे रिसर्च करें जी, और उन इंजीनियरिंग मटेरियल्स से हम टेक्नोलॉजीज बनाएं, प्रोडक्ट्स और नए मटेरियल्स जो कि हम इंडस्ट्रीज़ को दें। अगर आप हमें कहें कि आपने नए मटेरियल्स क्या बनाए हैं, तो हम उस पर भी चर्चा आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, CSIR एम्प्री ने भारत का एक अनोखा और अपने आप का पहला सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमेरिक मटेरियल्स स्थापित किया है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है सर? ये हमारा उद्देश्य इसका है, सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स एंड जियोपॉलीमेरिक मटेरियल्स का उद्देश्य ये है, इसमें कई एस्पेक्ट हैं जी सर। एक तो ये है कि हम ऐसे मटेरियल्स बनाएं जो रिप्लेसमेंट हो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स। बिल्कुल। पहला है सीमेंट फ्री मटेरियल्स, सीमेंट फ्री कंक्रीट, कि जैसे हम सीमेंट बनाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलती है जी सर। जितना हम 1 टन सीमेंट बना रहे हैं तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और भी फैक्टर्स हैं जी सर, जो कि जिनका कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हमने जो सीमेंट फ्री कंक्रीट मटेरियल बनाया है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम सीमेंट को अगर हम रिप्लेस कर सकें तो उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा जी सर। दूसरा ये है कि हम इसमें वेस्ट टू वेल्थ का, फ्लाई ऐश जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, और थर्मल पावर प्लांट से मिलियंस ऑफ टन्स फ्लाई ऐश निकलती है जी सर। उस फ्लाई ऐश को हम यूज करके सीमेंट फ्री मटेरियल बनाते हैं जियोपॉलीमेरिक रूट से जी सर। तो एक तो उद्देश्य ये है कि उसमें हम सेमी पायलट प्लांट तक बनाते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज आके इसको आगे बढ़ावा दें। तो अभी हमारा नेशनल हाईवे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उससे बातचीत चल रही है जी सर। हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। एम्स भोपाल में हमने डिमॉन्स्ट्रेशन कर रखा है। दूसरा ये है कि रेड मड, अगर आपने सुना हो, रेड मड जो है ये एल्यूमिना इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। बॉक्साइट ओर से जब आप एल्यूमिना निकालते हैं बायर्स प्रोसेस से, तो रेड मड निकलती है। अगर आप 1 मिलियन टन एल्यूमिना निकाल रहे हैं बॉक्साइट ओर से, तो करीब 1.2-1.4 मिलियन टन रेड मड निकलती है जी सर, जो कि वेस्ट है, क्योंकि उसमें अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको हमने यूज़ करके रेड मड से हमने रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स बना रहे हैं जी सर। एक्सरे रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स जी सर पे हमने काफ़ी काम किया। हमने ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी, और एक्सरे शील्डिंग मटेरियल्स जो हैं ये हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहां आप एक्सरे रूम, सीटी स्कैन रूम, कैथ लैब, जहां आप लेड लाइनिंग लगाते हैं, उसकी जगह आप ये रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स लगा सकते हैं। हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी, और सबसे पहला इंस्टॉलेशन हमने इंडियन नेवी में किया इसका, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया। तो ये रिप्लेसमेंट है। अब लेड जो है जी, लेड एक तो कार्सिनोजेनिक है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। दूसरा हैवी डेंसिटी है जी। हैवी डेंसिटी होने की वजह से ये ओवर पीरियड टाइम ये नीचे आने लगता है जी। तो हमें उसको रिप्लेस करना होगा, जो कि हमारी जो रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स हैं सिरेमिक टाइल्स हैं। इनको एक बार आपने लगा दिया तो आपको पता है सिरेमिक मटेरियल्स जो हैं बहुत स्टेबल होते हैं। तो और ये इको फ्रेंडली है, वेस्ट टू वेल्थ है, सर्कुलर इकोनॉमी को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। ये उससे सस्ता भी है जी, और मेक इन इंडिया है। बिल्कुल। लेड जो है हम बाहर से मंगवाते हैं जी। तो ये इसका उद्देश्य है। फिर हम गामा रे शील्डिंग मटेरियल्स, न्यूट्रॉन शील्डिंग मटेरियल्स, उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसमें तरक्की करेंगे, और वही इस सेंटर का उद्देश्य है। बिल्कुल। और उस समय माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। आज की डेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने आके इसका
उद्घाटन किया था इस सेंटर का। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि CSIR का क्या उद्देश्य है और जन जन के जीवन को सरल बनाने के लिए CSIR कार्यरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो वो कहते हैं हमेशा कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ वेस्ट टू वेल्थ की ओर आगे बढ़ना है, उसी के बारे में सर ने हमको बताया। सर ये भी जानना चाहेंगे, विज्ञान से जन जन को जोड़ने के लिए CSIR किस प्रकार से प्रयासरत है? विज्ञान से जन जन को जोड़ने के लिए CSIR, जैसा कि मैंने बताया कि CSIR हर सब फील्ड में काम कर रहा है। एग्रीकल्चर, बायो, इंजीनियरिंग, केमिकल, फिजिकल, एरोस्पेस, ओशनोग्राफी, सभी क्षेत्र में काम कर रहा है। तो जहाँ भी विज्ञान की जरूरत होती है जी, CSIR उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इवन इंडेलिबल इंक जो आप इलेक्शन में लगाते हैं जी सर, वो भी CSIR की देन है। स्वराज ट्रैक्टर CSIR की देन है। सहेली जो मेडिसिन है वो CSIR की देन है। अमूल प्रोडक्ट जो है उसका पहला जो है वो CSIR की देन है। और जो ऑफ लेट जो डिस्कवरीज हुई हैं अभी रिसर्च में, इवन हमारे जो वैक्सीनेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स वो CSIR की देन है। तो और अरमा मिशन आपने सुना होगा, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी आगे बढ़ गया, तो वो CSIR की देन है। तो जन जन तक हम पहुंच रहे हैं। इवन हमारी एक लैब है बेंगलोर में, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसने इवन चंद्रयान से जो रिलेटेड टेस्ट थे जी, काफ़ी टेस्ट हमने किए, CSIR ने किए उससे रिलेटेड। जी सर। तो CSIR का हर क्षेत्र में, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, हर जगह, एग्रीकल्चर है, बायो है, हर जगह हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आते हैं एम्प्री भोपाल पे। जी सर, जी। एम्प्री भोपाल पे एक तो हमने आपको रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स की उपलब्धि बताई जी, कि हमने फंडामेंटल रिसर्च करी, अप्लाइड रिसर्च करी, टेक्नोलॉजी डेवलप करी और मार्केट में प्रोडक्ट है। दूसरा बैम्बू कंपोजिट। जी सर, बैम्बू जो है इसकी 136 वेराइटीज हैं। हमने रिसर्च करके ये पता किया कि 6 to 8 वेराइटीज इसकी ऐसी हैं जिससे कि हम कंपोजिट बना सकते हैं। वो पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड और टीक वुड। टीक वुड का रिप्लेसमेंट है। एक टीक वुड का ट्री जो है वो 30-40 साल में ग्रो होता है। बिल्कुल। बैम्बू जो है 3-4 साल में ग्रो होता है। जी। और सरकार ने इसको घास घोषित कर रखा है, तो आप इसको कभी भी काट सकते हैं। उससे हमने कंपोजिट बनाया जो कि टीक वुड का रिप्लेसमेंट है। ये टेक्नोलॉजी भी हमने ट्रांसफर करी और मार्केट में है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा एक जो हम अचीवमेंट आपको बताना चाहेंगे, जो कि बच्चों को भी स्कूल में पता है, कि हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। जी सर। 28 फरवरी को। जी सर। 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर CV रमन ने 28 फरवरी को 1928 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे एक नई डिस्कवरी करी थी। वो जब कभी फॉरेन ट्रेवल कर रहे थे, मेरिडियन सी के ऊपर से निकले, तो उन्होंने कुछ अलग तरह की जो लाइट देखी, कलर ऑफ सी देखा, तो उस पर उन्होंने खोज किया और उससे फिर उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि बाद में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला गया, उस पर रिसर्च करके उन्होंने जी सर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला। पर जो भी कारण रहे हों, 1950s या 60s में हाई एंड रमन स्पेक्ट्रोमीटर बनने शुरू हुए, लेकिन वो बाहर बनते थे दूसरे कंट्री से। जी सर। और हम उनको परचेज करते थे। अभी हमने CSIR की एक योजना है, निमितली प्रोग्राम, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, वो दैट इज द बिगेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें हमने एक इंडस्ट्री के साथ मिलके हाई एंड रमन स्पेक्ट्रोमीटर बनाया। क्लास 2 ग्रेड रमन स्पेक्ट्रोमीटर है वो। क्लास 2 क्लास 1 वो मेक इन इंडिया में उसके कुछ हैं प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं, बनाया। और वो इंडस्ट्री जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रही है और मार्केट में आ गया है। जी सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे CSIR भोपाल के लिए। सर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अमित सिंह है भोपाल से। अमित सिंह, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्कार जी, मैं अमित सिंह बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ CSIR और CSIR M3 हम आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? उसी पर चर्चा कर रहे थे सर। हाँ, हम जी सर, चर्चा उसी पे कर रहे हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। CSIR M3 का आम जनता से, देखिए, एक तो हम जो टेक्नोलॉजीज देते हैं वो आम जनता तक ही पहुंचती है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जी है ना। तो
उस तरह से हम टेक्नोलॉजी के, जैसे कि रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स हेल्थ सेक्टर में यूज़ हो रही हैं, बैम्बू कंपोजिट है, टीक वुड का रिप्लेसमेंट है, हाई एंड रमन स्पेक्ट्रोमीटर है, वो जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, फार्मा हो, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो, मेडिसिन हो, उसके लिए है। उसके अलावा हमारे जो कुछ और प्रोग्राम हैं, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हमारे एमटेक लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम है, फिजिकल साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में, इंजीनियरिंग साइंसेज में हम पीएचडी डिग्री अवार्ड करते हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिज्ञासा प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये जिज्ञासा प्रोग्राम ऐसा है, फिर ये सरकार का प्रोग्राम है जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में, जिसमें सीएसआईआर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम हमारे जो वैज्ञानिक हैं ये बच्चों में विज्ञान के लिए जो रुचि है उसको कैसे बढ़ाई जाए। बिल्कुल। तो ये हमने शुरू किया। और सर बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं, बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसमें हमने क्या किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम दोनों बच्चों के लिए किया। तो एम्प्री भोपाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, जी सर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएसआईआर की ये अकेली लैब है। और नवोदय स्कूल्स भी इसमें जुड़े, तो हमें उड़ीसा भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। तो हमने पिछले 5 साल में हम 1 लाख से ज़्यादा बच्चों से हम जुड़ चुके हैं। जी सर। वो ऑफलाइन आते हैं, लैब में आते हैं, हमारे साथ रुकते हैं, कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। साइंटिस्ट लोग उनको उनके लेवल पे जाके लेक्चर देते हैं कि इस काम का क्या उपयोग है। जी सर। ना, तो इससे हम बच्चों से जुड़े और बच्चों में काफी उत्साह आता है। बिल्कुल। तो ये 1 लाख बच्चे, अब आप सोचिए उनके साथ जो टीचर्स आते हैं वो भी जुड़े। बिल्कुल। और बच्चे तो बच्चे हैं, 12 से नीचे के हैं। जी सर। तो जब घर में जाते हैं, का बच्चा ये ट्रेनिंग ले सकता है जिज्ञासा के अंदर? ये नॉर्मली 8th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं। स्कूल के माध्यम से वो अप्लाई कर स्कूल सकता के है, माध्यम से, स्कूल के माध्यम से आते हैं जी। और अगर कोई डायरेक्टली भी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। बिल्कुल। और हम कहीं ना कहीं उसको भी इनवाइट कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे हमारे तो आने वाले कल की जो पीढ़ी है। इसमें ये देखिए, ये जो बच्चे जो 8th क्लास से 12th क्लास के हैं, नॉर्मली जब ये घर जाते हैं तो पेरेंट्स को भी सब बताते हैं। बिल्कुल। अपने दोस्तों को भी सब बताते हैं। तो वो 1 लाख ही नहीं है, उसका चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मैंने तो ये भी सुना है कि इनका स्कूल में कंपटीशन होता है कि कौन आएगा एम्प्री भोपाल, और 1-2 बार तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे पहचान लिया दिल्ली में, बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ आया कि ये सर ये एम्प्री के डायरेक्टर हैं। दिव्यांशी चौरसिया जुड़ी हैं फोन पर हमारे साथ। दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि सीएसआईआर एम्प्री के द्वारा देश के छात्रों के लिए किए गए क्या प्रयास हैं और इन प्रयासों ने छात्रों की विज्ञान में रुचि किस तरह बढ़ाई है? दिव्यांशी जी, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ मैंने बताया, लेकिन मैं फिर यही बताऊंगा कि छात्रों में रुचि जो है, हम उनको जब लेक्चर देते हैं और उनके लेवल पे जाके देते हैं। रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स, विज्ञान में क्या हुआ, कैसे वो रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स बनाई हमने, वो तो एक अलग विषय है, वो खाली वैज्ञानिक समझता है। लेकिन उसका जो उपयोग है वो एक आम जनता समझती है। बिल्कुल। कि आपने एक लेड लाइनिंग को रेडिएशन शील्डिंग टाइल से बदल दिया, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी है, सस्ती भी है, वेस्ट टू वेल्थ है, सर्कुलर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। जी सर। तो ये जो पॉइंट्स हम बच्चों को बताते हैं, तो वो साइंस की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। उनकी रुचि बढ़ती है और वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सही बात है। जब हम उदाहरण के साथ समझाते हैं, उनके जीवन से जोड़ते हैं विज्ञान को, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ रमन पाते स्पेक्ट्रोमीटर जब हम बताते हैं कि 1928 की डिस्कवरी को हमने 2022 में 94 इयर्स के बाद हाई एंड रमन स्पेक्ट्रोमीटर मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा, तो वो साइंस से जुड़ते हैं जी। कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमारी है, बिल्कुल, और हम बाहर से खरीद रहे हैं, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही अभी आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल मैं दूं, पराली एग्रो वेस्ट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जी सर। अभी 9 अक्टूबर से जनवरी तक वो जलाने की प्रॉब्लम आती है।
और उससे कहते हैं दिल्ली गैस चैम्बर बन हाँ जी, गया ये सब। बिल्कुल। तो उस पे भी हमने शोध किया और करीब 3-4 साल जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, चूँकि भोपाल से पहले मैं दिल्ली में था तो मुझे वो प्रॉब्लम पता थी। जी। तो जब हमने उस पर शोध किया और हमने फिर पराली से हमने कंपोजिट बनाए और वो रिप्लेसमेंट है पार्टिकल बोर्ड के, प्लाईवुड के और हाउसिंग स्ट्रक्चर वगैरह में उसका यूज हो सकता है। अभी हमने वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी सर है। एक और कॉलर हमसे जुड़ी हैं, अवधि तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। मेरा प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे लिए भविष्य में क्या क्या अवसर एवं संभावनाएं उपलब्ध हैं? युवाओं के लिए क्या क्या अवसर और संभावनाएं हाँ हैं? बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, देखिए शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी देश के स्तंभ होते हैं। बिल्कुल। शिक्षा हमें शिक्षित करती है और जितना अच्छा आपकी शिक्षा होगी उतने ही अच्छे आप इंसान होंगे और उतना ही अच्छा देश होगा। बिल्कुल सर। उसमें जब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ते हैं तो वो जो है हमको आत्मनिर्भर बनाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हर देशवासी का सपना है। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं उसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, डिमांड सिस्टम ये आता है और हमारी सरकार का यही है कि हम 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी जो है इसको हम टच करें या इसको क्रॉस करें, तो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही वजह से होगा। जब हम अच्छी साइंस करेंगे और टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के हब बनेंगे। जी सर। लोगों में स्किल डेवलप होंगी, बिल्कुल। स्टार्टअप्स आएंगे ना, तो ये सारी चीजें जो हैं मिलजुल के ही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तो बहुत बिल्कुल, बड़ा विज्ञान और योगदान है। प्रौद्योगिकी वाकई में महत्वपूर्ण रोल है एक सशक्त समाज बनाने के लिए भी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना काल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है CSIR का, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना काल में देखिए क्या है कि हम तो ये कहेंगे कि हर देशवासी का बहुत रोल रहा है। बिल्कुल सर। ना, किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी ने उस समय हम जो यूनिटी की एक पराकाष्ठा होती है उस समय हमने बिल्कुल देखी। कोरोना काल में साइंस टेक्नोलॉजी को लेते हुए CSIR का कंट्रीब्यूशन बहुत था। हमारे उस समय के जो डायरेक्टर जनरल CSIR थे उन्होंने 5 स्तंभ बनाए कि हम 5 तरह से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नई मेडिसिन ढूंढें, बिल्कुल, सप्लाई चेन बनाएं और हॉस्पिटल असिस्टेंट डिवाइसेस बनाएं। तो हमने सैनिटाइज़र बनाए, मास्क बनाए, इंडस्ट्री को दिए। मास्क का तो काफ़ी सेल हुआ और हमने उस समय कुछ डिसइंफेक्टेंट बॉक्सेस बनाए जी। और लोगों में जागरूकता फैलाई कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और कई विचार उस समय ऐसे आए जो कि आगे भी काम आएंगे। जी सर। हम अभी बायो सेंसर्स पे काम कर रहे हैं, वुंड ड्रेसिंग पे काम कर रहे हैं, एम्प्री में ही नए मटेरियल्स को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें हमने कोरोना काल में करी और हमने बहुत से लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, बच्चों को भी अवगत कराया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी। ये सारी चीज़ें करी और हमारा जो बीच बीच में जो हमें जो सरकार से जो सिग्नल्स मिलते थे, गाइडलाइंस मिलती थी, क्योंकि हमारी CSIR सोसाइटी के प्रेसिडेंट माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर एन कलई-सेल्वी इस समय डायरेक्टर जनरल हैं। कोरोना काल में डॉक्टर शेखर मांडे जी थे। तो इन लोगों से हमें गाइडलाइंस मिलती थी कि आप कोरोना काल में क्या करिए। आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना काल में हम हर किसी तक पहुंचे, बैंक एम्प्लॉयज़, पुलिसकर्मी, आम जनता, सब गांवों में हम गए और जो हमसे बन पड़ा, जो सुविधाएं हम उनको दे सकते थे हमने दिया उनको। और हमारा जो इंस्टीट्यूट था एम्प्री भोपाल, हमारा ऑफिस डेज मंडे टू फ्राइडे हैं, लेकिन कोरोना काल में हम मंडे टू सैटरडे हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा खुला रहा, पूरे कोरोना काल में खुला रहा। तो ये हमारी उपलब्धियां थी कोरोना काल।
बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण योगदान है CSIR का। सर, एक धरा एक परिवार एक भविष्य का स्वप्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार से पूरा हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वर्ष G20 की मेजबानी भी हम कर रहे हैं और जिसका नारा भी यही है, वासुदेव कुटुंबकम। इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। वासुदेव कुटुंबकम, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जी। और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जब हम आप बात करते हैं तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नारा दिया है जी, जिससे कि पूरा दुनिया यूनाइट हो। जी सर। और इससे देखिए, इसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं। G20 क्या है, 1999 में ये शुरू हुआ और ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल 20 कंट्रीज इसमें जुड़े, 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन। और ये था ग्लोबल इकोनॉमी के अंडर में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जी। उन एस्पेक्ट्स को इश्यूज बना के उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसमें उन्नत करें। और इसलिए G20 का आरंभ हुआ। और इसमें जो 20 कंट्रीज हैं, अभी आप देखिए आज से G20 का जो प्रेसिडेंसी का जो जी सर। आज हमारे सारे राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि आ गए हैं और शुरू हो गया जी कार्यक्रम। सर। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया। इसका उद्देश्य यही है कि ग्लोबली हम कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल जो इकोनॉमिकली वायबल हो और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ें। और इसको हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मनिर्भरता से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम खुद आत्मनिर्भर कैसे हों। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं होता कि हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएं जी, लेकिन हम आत्मनिर्भर हों। बिल्कुल। कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें लगे कि नहीं, हम अपने को बचा सकते हैं, अपने को भी बचा सकते हैं और अपने पड़ोसी की भी हेल्प कर सकते हैं। वो आत्मनिर्भरता होती है। बिल्कुल। एक और इससे G20 से एक आगे हम एक और स्टेप आपको बताएं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा है कि हम 2030 तक इसको कंप्लाई कर लेंगे जी, जिसमें कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड क्वालिटी हेल्थ, ऑल एजुकेटेड पर्सन्स एंड जेंडर इक्वलिटी, इस तरह से 17 जो हैं, इसको भी हमने अडॉप्ट किया है। बिल्कुल। तो आत्मनिर्भरता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और G20 को करना, इससे लगता है कहीं ना कहीं हम जो हाईएस्ट लेवल जो ग्लोबल पोजीशनिंग की अपनी बात करते हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि विश्व गुरु बनने की कगार पर है भारत, पुनः फिर से विश्व गुरु बनेगा। वासुदेव कुटुंबकम का बेहद अनूठा नारा भी है G20 का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी CSIR एम्प्री के बारे में दी। हमारे साथ डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव सर थे जिन्होंने हमें संपूर्ण जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे